Tell tell me why you want to join bar. Sir, because it gives good future opportunities for your career. First thing is that, and from hello, yes sir, it gives हाँ, good opportunity for your continue, continue. it gives good opportunity for your career growth, and secondly, working in a park is always prosperous for me. I done some projects in which I have, yes sir. Hello. Be continue, be continue. Yes, sir. So I think that the theoretical knowledge which I have gained from my civil engineering, I can be implementing this in Bharat. That's why I want to join Bharat. Okay, listen. There is so many area Yes, sir. which is very useful for you. Tell पास जो है दो सोचे हैं। एक तो आपको चीजें क्या बताया आपने? Because दो चीजें बताई आपने ना। I think that I can better अच्छा आपकी होगा मेरा आवाज कट और रही है। दूसरी चीज हेलो हेलो आपकी आवाज कट रही है। हाँ, अभी बताइए। हाँ सर, मैंने दो रीजन बताए थे। पहला मतलब करियर ग्रोथ अच्छा होगा बीआरसी में, और दूसरी चीज मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने जो बी और डिप्लोमा में जो गेन किया है वो मैं अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए पर्टिकुलरली बने हुए हैं। अगर वहां पे जॉब करते हो तो आपको वहां पे भी सारी चीजें ये मिल जाएंगी। करियर ग्रोथ अच्छा होगा, आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर पाओगे, वहां पे अप्लाई कर पाओगे। तो केवल बार ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से जब मैं थर्ड ईयर में था मेरे बीई के, तब मेरे एक फ्रेंड ने बीआरसी में ये किया था, अप्लाई किया था। और तभी से मुझे ऐसी इच्छा थी कि मैं भी बीआरसी में जाऊँ, और पहले तब से थर्ड ईयर से लेकर अब तक मेरे में बीआरसी में जाने की काफी अट्रैक्शन है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं वहां जाकर ओके, टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ अ सिविल इंजीनियर इन द बार? सर एज दे हैव गिवन इन द एडवर्टीजमेंट में, जैसे उन्होंने दिया है कि सिविल इंजीनियर का रोल वहाँ पे यही है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क बीआरसी में होंगे हो रहे होंगे, उन कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर सुपरवाइजर के तौर पर, या फिर कोई साइट सुपरवाइजर क्वालिटी कंट्रोल को लेकर वही वर्क होगा। ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ द बार? डॉक्टर होमी बाबा सर। हु इज द होमी भाभा सर? ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट सर। एनीथिंग एल्स? नो सर, आई हैव नॉट वन थिंग, आई विल हैव टू रीड ऑन दिस। बस उनके बारे में इतना ही पता है। हाँ सर। अभी डायरेक्टर कौन है? अभी डायरेक्टर नहीं पता सर। डायरेक्टर नहीं पता। सर न्यूक्लियर के रिगार्डिंग मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए सर आई एम हार्ड आवाज वर्किंग कट पर्सन। रही है आपकी। हार्ड वर्किंग पर्सन, जब मैं कोई चीज ठान लेता हूँ तो मैं उसे कंप्लीट कर ही देता हूँ।
आई एम वेरी पंक्चुअल, ऐसा मुझे लगता है। कोई आप हार्ड वर्कर सर हो तो जब कोई हमारा एग्जाम्पल बी बताना का चाहो? प्रोजेक्ट था, सर जब हमारा बी का प्रोजेक्ट था, तो काफी डिले हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, टेक्निकल रीजंस इन आवर कॉलेज। उसके उसके बाद में उसे कंप्लीट करने के लिए हमने फिर नौ नौ बजे तक उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट टाइम से कंप्लीट कर दिया था बाद में। हेलो। ओके, आप मुझे बताइए आपके पढ़ाई के दौरान कौन कौन से आपके अच्छे सब्जेक्ट थे? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट सर reinforcement concrete, then strength of materials, soil mechanics, then highway engineering, and then hydrology engineering hydrology. ओके, ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे टेक्निकल राउंड के लिए रवि सर, बट मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। तो ओके, तो सबसे पहली बात, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है, आप सही तरीके से बोल रहे हो, बट इंट्रोडक्शन और अच्छा तैयार करो। आप इंट्रोडक्शन आपका अच्छे से तैयार नहीं है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करिए। आप बार के बारे में और अच्छा पढ़िए कि एक सिविल इंजीनियर का वहां पे क्या रोल होगा, बार बेसिकली क्या करता है। आप बार में जा रहे हो तो न्यूक्लियर के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है? न्यूक्लियर फ्यूजन पता होना चाहिए, फ्यूजन पता होना चाहिए, दोनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फाउंडर थे। ठीक है सर। उनके बारे में केवल एक बात नहीं, बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? ठीक है सर। और आपका, आपने जो बताया आपका स्ट्रेंथ है, उसको और अच्छे तरीके से जस्टिफाई करो आप, ठीक है? अपनी हॉबीज अच्छे से बताओ। आप वो हॉबीज बताओ जिसके ऊपर आप बात कर सको, ठीक है? बाकी चीजें आपकी ठीक है, पॉजिटिव है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो अच्छे से, ठीक है? ये सब चीजें पॉजिटिव है, बट कंटेंट अच्छा तैयार करो आप, ठीक है? ठीक है सर। आगे टेक्निकल राउंड के लिए रवि सर आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। रवि सर प्लीज। ओके सर। हेलो प्रिंस, साउंड क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। गुड। Okay, what is the difference between load bearing structure and framed structure? Sir, in load bearing structure, the loads from the slab or are transferred to the foundation with the help of the walls. There is no framework of the beams, columns. But in frame structure, if we see, जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे बीम्स और कॉलम्स का कनेक्शन रहता है, मतलब फ्रेमवर्क रहता है, और उसकी वजह से लोड फ्रॉम स्लैब टू फाउंडेशन ट्रांसफर हो जाता है। What is the difference between analysis and design? Sir, if you see, we have two subjects, for example, structural analysis and structural design. In structural analysis, we calculate the forces, bending moment, shear forces, which will be coming due to the dead loads, live loads on the structure. Any characteristic strength of concrete है सर। हाँ सर, तो वो ऐसी स्ट्रेंथ रहती है, it is the value below which not more than 5% of the results are expected to fail. मीन्स अगर हमने 100 क्यूब्स भरे और उसकी अगर हमें M20 के कंक्रीट बनाया हमने सपोज, और उसके 100 क्यूब्स भरे, तो उसमें से 5 से ज्यादा क्यूब्स वेस्ट, मतलब उसकी स्ट्रेंथ M20 से कम नहीं आनी चाहिए। और अगर Okay. वो जो स्ट्रेंथ है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, Prince. What is the difference between working stress method and limit stress method? There are three methods of design: working stress method, unit ultimate load method, and limit state method. So working stress method, in working stress method, we use the stresses to calculate
calculate the required area or required dimensions of the particular structural element. But in limit state method, there are two parameters considered: limit state of collapse and limit state of flexure. In if we see limit state method, तो लिमिट स्टेट मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इकोनॉमिकल सेक्शंस हमें देता है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमें ज्यादा मतलब ज्यादा साइज मोर साइज की सेक्शंस हमें देता है, और जिसकी वजह से हमारा डिजाइन थोड़ा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। लेकिन अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड अगर देखें तो अभी भी वो पूरी तरीके से ऑब्सोल्यूट नहीं होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ब्रिज होता है, वाटर टैंक होता है, आफ्टर दैट डैम होता है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसकी वजह से अगर ये फेल हो गया तो वो ज्यादा ये कर सकता है, तो उधर वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर हम आरसीसी वर्क अगर दूसरा बिल्डिंग वर्क देखें तो उसके लिए हम लिमिट स्टेट मेथड यूज करते हैं। ओके, रबर ब्रिटल मटेरियल होता है कि डक्टाइल? कौन सा? रबर इज अ डक्टाइल मटेरियल सर। रबर डक्टाइल मटेरियल, कंफर्म? Yes, it is ductile means it can be converted into. No sir. Okay, ductility is due to elasticity or plasticity? Ductility is due to elasticity sir. Ductility is due to elasticity. Yes sir. As per my knowledge. Okay. What is flexibility? Flexibility. Flexibility means it is inverse of stiffness. Flexibility means stiffness is P delta. Flexibility is unit force. Force required for unit displacement is nothing but flexibility. Okay. Amount of force. Yes. Determinate और indeterminate स्ट्रक्चर में लोड बेरिंग करने के लिए अगर हमको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहेंगे? लोड बेरिंग के लिए। हाँ। लोड बेरिंग के लिए डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। रीजन? सर क्योंकि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर मतलब वो हमारी जो 3 इक्वेशंस होती है, वो 3 इक्वेशंस होते हैं, उसके मतलब उससे हम पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर सकते। और जब हम वॉल्स के ऊपर और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें नहीं कर पाएंगे। इसके बेसिस पर हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन सा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। सॉल्व तो सारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे ना, डिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट। फिर इनडिटरमिनेट डिजाइन करने के पीछे का रीजन क्या होता है? इनडिटरमिनेट का डिजाइन करने का सर वैसा कुछ नहीं होता, वो एनालिसिस का पार्ट है इनडिटरमिनेट। ओके, जिस बिल्डिंग में आप अभी बैठे हुए हो ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है कि इनडिटरमिनेट? इस बिल्डिंग का इट इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। हाँ सर, क्योंकि हम उसकी सब मूवमेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं इस वजह से। वो सारी चीजें तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो डिजाइन के बेसिस पे हम नहीं कह सकते, ऐसा मुझे लगता है कि वो डिटरमिनेट या फिर इनडिटरमिनेट। Okay, what is the difference between highway and expressway? Highway and expressway. Expressway is designed वो मतलब एक्सप्रेसवे में वो एक्सप्रेसवे ज्यादा मतलब उसका डिजाइन स्पीड ज्यादा होता है एक्सप्रेसवे का, और हाईवे का डिजाइन स्पीड मतलब कम रहता है एक्सप्रेसवे के एक्सप्रेसवे से कंपेयर करें तो। और अगर एक्सप्रेसवे में हम मोटे विलेजेस आते हैं उनको कनेक्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली वो जो बिग सिटीज रहते हैं उनको डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, और एक्सप्रेसवे ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन के लिए बनाया जा सकता है। ओके, मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए कौन-कौन सी मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल के सर? यस, मॉइस्चर कंटेंट वी कैन ट्राई ओवन ड्राइंग मेथड, we have sand bath method, we have picnometer method, we have radiation method, and we have yes minimum methods. इतने रिकॉल करवा रहा हूं। ओके प्रिंस, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब सर नहीं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नरेंद्र सर।
नरेंद्र सर, नरेंद्र सर आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो यस सर। सर। हाँ ओके सर। गुड इवनिंग प्रिंस, आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ सर, आ रही है। आ चलिए, रही है सर। आप अपने सब्जेक्ट मेंशन करवाए हैं, आरसीसी, सोम, सोइल और ट्रांसपोर्टेशन, सर हाइड्रोलॉजी। हाँ सर, फ्लूड नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। ओके ओके। ओके। चलिए, तो आप शुरुआत करिए अपना सोइल से, है ना? और मुझे बता दीजिए आप वाटर कंटेंट क्या होता है जस्ट। सर वाटर कंटेंट मतलब उस सॉइल में कितना वाटर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन दैट सॉइल। चलिए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया अपना। हाँ इसको सर। डिफाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं अपने पास? सर उनको ओन ड्राइंग मेथड है सर। आफ्टर दैट ओन ड्राइंग मेथड है, चलिए पिक्नोमीटर मेथड है। हाँ सर। रेडिएशन मेथड है। चलिए, हाँ सर। ओके। यूनिट वेट निकालने के लिए सॉइल का कौन कौन से मेथड अपने पास है? सर यूनिट वेट निकालने के लिए मतलब डेंसिटी निकालने के लिए तो हम डेंसिटी निकालने के लिए कोर कटर मेथड का यूज कर सकते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। हम्म पिक्नोमीटर मेथड नहीं, पिक्नोमीटर मेथड नहीं यूज कर सकते। यस चलिए, सर। आप कोर कटर मेथड में कोर कटर की डायमेंशन बता दीजिए। सर कोर कटर की डायमेंशन, इंटीरियर डायमेंशन सर अराउंड 410 mm है। और उसका जो उसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉलर होता है और एक हैमर होता है। कॉलर का इंटरनल डायमेंशन हम्म। आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद 385 mm के आसपास चलिए, होगा। इसका मैं प्रोसेस याद है। आप लैब में अगर जाओ, आप यूनिट वेट डिफाइन करना है, तो आप कोर कटर को ये हेल्प से कर पाओगे? स्टेप्स क्या रहेंगे आपके पास? सर कोर कटर मेथड पहली चीज तो फील्ड टेस्ट है। और वो क्ले सॉइल मतलब वो जो फाइनल सॉइल होते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं हम। तो उसका जो कॉलर रहता है मतलब पहले हम ग्राउंड को क्लीन करते हैं, उसके बाद में कॉलर उस पर रखते हैं और हैमर से हम ब्लोज देते हैं। और जब हैमर से ब्लोज देते हैं उसके बाद में वो हम साइड की सॉइल निकाल के उसका सैंपल निकाल के उसके बाद में मतलब जो हमारा कॉलर का जो ये रहता है, सॉरी जो वो उसके बाद में उस सैंपल का हम वेट लेते हैं और वेट अपन वॉल्यूम जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यूनिट वेट मिल जाएगा। चलिए, ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। आपने कॉफर डैम पढ़ा है? कॉपर डैम, यस सर पड़ा है कॉपर। चलिए, बताइए क्या होता है कॉफर डैम, कहाँ सर यूज कॉपर होता डैम, है, क्या सर रिक्वायरमेंट है? कॉपर डैम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। जब हमें कोई ब्रिज वगैरह बनाना पड़ता है या फिर कोई हमें मतलब फाउंडेशन बनाना रहता है, जब हम रिवर के अक्रॉस में काम करते हैं तो उसके लिए हमें करना रहता है उसको वाटर से मतलब जो कि जिससे हम वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ, ताकि वो जो वर्किंग स्पेस है वहाँ पे चलिए, हम कोई टाइप्स बता सकते हो? नहीं, कॉफर डैम के टाइप्स तो नहीं सर याद नहीं कर सकते, नहीं याद कर पा मतलब नाम बता सकते हो किस किस से किस बनाते हैं ऐसा? रहा। नहीं सर, वो अकॉर्डिंग टू मटेरियल क्लासिफाई होते होंगे तो मतलब कुछ कह नहीं सकते सर। चलिए, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सॉइल में अपन एक पढ़ते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी, एक होती है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। यस सर। ठीक है, तो यस सर। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है सॉइल की? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी सर, परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, ये सब मतलब हाँ ये सब परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, देन कंप्रेसिबिलिटी, यही कुछ है सर, इतने याद करता हूँ। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से आप क्या समझते हो? सर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मतलब वो सॉइल कितना लोड बेयर कर सकती है, वही एक सिंपल डेफिनेशन है बियरिंग कैपेसिटी।
ठीक है। आपको अगर सॉइल लिया जाए या आपको फील्ड में भेजा जाए तो बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए किस प्रकार के टेस्ट परफॉर्म करोगे? बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हमारे पास 2-3 टेस्ट है। तो उसमें पहला है प्लेट लोड टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, या फिर एसपीटी नंबर मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, वो यूज कर सकते हैं। आफ्टर द स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये उसके सब टाइप से हम वो भी यूज कर सकते हैं बेयरिंग कैपेसिटी का। तो अपन शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए किस प्रकार के टेस्ट यूज करते हैं? शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास दो मतलब हम एक फील्ड मेथड होते हैं और लेबोरेटरी मेथड होते हैं। फील्ड मेथड में हम वेन शियर टेस्ट से शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, और अगर लेबोरेटरी मेथड देखें तो हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ मतलब वो बॉक्स शियर टेस्ट नहीं है, बॉक्स शियर स्ट्रेंथ आफ्टर दैट अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और वेन शियर बीटेक हुआ है ना? क्या सर? आपने बीटेक किया है? हाँ सर, किया है। चलिए, तो अपना जो है आप मुझे बता दीजिए टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन सर, बेसिकली उनके दो टाइप्स पड़ते हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ। अगर डेप्थ टू विड्थ रेशियो बेसिक डिफरेंस बता दीजिए दोनों। अगर डेप्थ धीरे बोलो थोड़ा। टू विड्थ रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो डीप फाउंडेशन हो जाएगा, और डेप्थ टू विड्थ रेशियो अगर लेस देन 1 होगा तो शैलो फाउंडेशन होगा। आपने मशीन फाउंडेशन पढ़ा है नाम? मशीन फाउंडेशन नहीं सर, नहीं सुन। हाँ मतलब वो सर वो लेबोरेटरी में यूज किया जाता होगा शायद मशीन्स के लिए। चलिए, अपना जो फाउंडेशन अपन पढ़ते हैं इस पे लोडिंग रहता है स्टैटिक, हाँ ठीक है। अगर इस पे डायनेमिक लोड आ जाए तो नहीं, चांस है क्या डायनेमिक लोड आने के? डायनेमिक लोड, यस सर, अर्थक्वेक लोड आ सकते हैं ना सर, वो भी एक डायनेमिक लोड। हाँ सर। तो सर हम उसके लिए उस डायनेमिक लोड के लिए सर हम जो लोड कॉम्बिनेशन रहते हैं हमारे, उसमें हम उसे कंसीडर। चलिए, अपना जो मैंने आपसे मशीन फाउंडेशन पूछा था ना, तो यही है कि अगर कोई डायनेमिक लोड अपना फाउंडेशन पे आए तो अपना जो है एक अलग से जो है यूनिट ऐड होता है अपने पास फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, या यूं कहिए जियोटेक इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आप मुझे एक इंडेक्स प्रॉपर्टीज और बताइए, सोइल के इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? इंडेक्स प्रॉपर्टीज में ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, नंबर्स लिमिट रहते हैं, मतलब प्लास्टिक लिमिट, स्ट्रिंगेज लिमिट, लिक्विड लिमिट, आफ्टर दैट बस सर वाटर कंटेंट। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। हाँ सर। वर्ड है रिलेटिव डेंसिटी, या इसको बोल सकते हो आप डेंसिटी हाँ इंडेक्स। सर। इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है वो बता दो, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? उसमें ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम, वेयर चलिए, ई मैक्स माइनस ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, मतलब जो नेचुरल लेते हैं डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस। चलिए, हाँ आप मुझे ये बताइए कि अगर सोइल के अंदर श्रिंकेज लिमिट से बियॉन्ड अगर उसको ड्राई किया जाए, श्रिंकेज लिमिट के बाद भी उसको अगर ड्राई किया जाए तो उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा क्या? रहेगा उसका वॉल्यूम, बिकॉज श्रिंकेज लिमिट ऐसा लिमिट होता है कि जिसके बियॉन्ड मतलब जिससे अगर हम नीचे आ जाए तो फिर वॉल्यूम चेंज तो नहीं होता सर। चलिए, क्या प्रिंस अच्छा रहा आपका, और आपको जो है फीडबैक दे देता हूं मैं, है ना। तो अच्छा बता रहे हो आप, थोड़ा जो सब्जेक्ट लिख रहे हो उन्हीं को थोड़ा सा और फोकस कर लो, है ना। ठीक है, कब है आपका इंटरव्यू? 29 को है सर, फ्राइडे को। आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपर। फ्राइडे को है सर, फ्राइडे को। ठीक है, तो आप करिए थोड़ा, है ना, सब्जेक्ट पे और फोकस करिए, और आपको फीडबैक देंगे रवि सर।
ओके सर। हेलो प्रिंस, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ सर, आ रही। ओके, अच्छा मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आप ये बताओ, अगर हम कोई सॉइल सैंपल लेकर आते हैं, हाँ सर। एक फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लेकर आते हैं, हाँ सर। अगर उसमें और एडिशनल वाटर ऐड कर दिया जाए तो हाँ उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो फुली सैचुरेटेड है तो उसका सैचुरेशन तो 100% है ना। तो उसके बाद में उस पे कितने भी ऐड कर दिए जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सैचुरेशन। ओके, अच्छा ये बताओ, रोड मेंटेनेंस और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ रोड के लिए, मेंटेनेंस ऑफ रोड के लिए तो रैपिड रैपिड अर्निंग सीमेंट सर यूज करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी चाहिए ना। एंड फॉर कंस्ट्रक्शन? सॉरी, कंस्ट्रक्शन के लिए रैपिड अर्निंग यूज करते हैं। ओके, किसी बीम में अगर डिफ्लेक्शन परमिसिबल लिमिट से ज्यादा आ रहा है, कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है? डिफ्लेक्शन सर, पहली चीज तो उसका डेप्थ बढ़ा सकते हैं हम। जब उसका डेप्थ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन कम होगा। डेप्थ बढ़ाने के साथ साथ तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा ना? सर कोई ऐसा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जिससे कॉस्ट इंक्रीज ना हो? डिफ्लेक्शन नहीं सर। ओके, इंजीनियरिंग मटेरियल का जो पॉइजंस रेशियो होता है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? इंजीनियरिंग मटेरियल का सर बियॉन्ड 0 to 0 ही होता है। क्या लिमिट होती है? मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए 0 से 0.5 तक हम ले सकते हैं। मतलब पॉजिटिव होता है? हाँ सर। क्या रीजन है इसके पीछे? बिकॉज पॉइजन रेशियो अगर हम देखें तो लेटरल स्ट्रेन अपन लीनियर स्ट्रेन रहता है, और अगर वो निगेटिव 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 आने का मतलब है कि सर नहीं बता पा रहा, सॉरी। एक डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डायमेंशन डिक्रीज हो रहा है, हाँ सर। तो आना तो नेगेटिव चाहिए फिर। सर लेकिन हम पहले निगेटिव लेते हैं ना, म्यू का फॉर्मूला क्या था, माइनस माइनस स्ट्रेन इन लैटरल डायरेक्शन अपॉन लीनियर डायरेक्शन। ओके प्रिंस, हाँ सर। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इंटरव्यू ओवर हो चुका है आपका। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रबड़ ब्रेटल मटेरियल की डक्टाइल। हाँ सर। एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आंसर बताया था आपने? सर मैंने डक्टाइल बताया था। और जबकि रबड़ ब्रेटल मटेरियल होता है। कैसे सर? उसके बाद कैसे? ओके, हाँ सर। एक्चुअल में आपका कॉन्सेप्ट वहां पर सही नहीं था कि आप बोल रहे थे कि जो डक्टिलिटी है ना वो इलास्टिसिटी होता है। हाँ सर। डक्टिलिटी इज द प्लास्टिसिटी इन नेचर। वो क्वेश्चन भी आपका गलत था। मतलब अगर आपको किसी मटेरियल को ब्रिटल बोलना है ना, हाँ सर। तो उसके लिए चेक करना होता है हमको, उसका डक्टिलिटी फाइंड आउट करना होता है। अगर उसकी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ 5% से ज्यादा आती है, हाँ सर। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ अगर 5% से ज्यादा आता है तो मटेरियल डक्टाइल कहलाता है, डक्टाइल होता है, यस सर, बराबर है। अदरवाइज मटेरियल ब्रिटल कहलाता है। ब्रिटल होता है। लेकिन इन केस ऑफ रबड़ हमको मेजरली जो डिफॉर्मेशन मिलता है वो विद इन इलास्टिक लिमिट मिलता है। हाँ सर। रबड़ में जो मेजर डिफॉर्मेशन आता है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि बॉडी वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। हाँ सर। उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जबकि डक्टिलिटी इज द प्लास्टिसिटी इन नेचर। हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर, करेक्ट सर। अच्छा, आपका टेक्निकल आपने पढ़ रखी हैं चीजें, बट एक प्रॉब्लम है आपके अंदर। हाँ सर। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हाँ। उससे रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है आप बताना शुरू कर दे रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि सामने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे मैंने पूछा आपसे कि लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड में क्या डिफरेंस है, आपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना शुरू करा कि सर टोटल 3 मेथड होते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं 2 मेथड में डिफरेंस पूछ रहा था आपसे, आप मुझको बता रहे हो कि 3 मेथड होते हैं। मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आसपास से रिलेटेड जो भी आपको बताया आप बताना शुरू कर देते हो। मैंने पूछा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, आपने बोला कि सर ये स्टिफनेस का इनवर्स होता है। सर लेकिन क्योंकि मैंने सर वो जब पढ़ा था तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ा था। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि जो पूछा जा रहा है वही आंसर बताना है, उससे रिलेटेड उसके आसपास की चीजें नहीं बतानी है। ठीक है सर। ठीक है? हाँ सर।
नॉलेज है आपको, नो डाउट, बट आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, उसके आसपास की चीजें बताने लग रहे हो, आंसर को लिमिटेड करो। आप पूरा बोलना शुरू करते हो किसी चीज को लेकर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का भी चांस, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। लिमिटेड करो आंसर को, एक ही एक्सप्लेनेशन को इतना लंबा मत कर दो कि सामने वाला इंतजार करता रहे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, खुद से क्वेश्चन करो और खुद को ही आंसर बताओ और लिमिटेड आंसर बताने की कोशिश करो। ठीक है सर। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, उसके आसपास की चीजों के बारे में बात मत करो जब तक पूछा ना जाए। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। और थोड़ा पढ़ लो चीजों को, बेसिक चीजें में आपने कई जगह गलती करी है, ऐसा नहीं है कि आपके सभी क्वेश्चन सही थे। 30 to 40% क्वेश्चन के आंसर आपने रॉन्ग बताए हैं। हाँ। ठीक है, हाँ सर। रिवीजन करो एक बार अच्छे से। हाँ सर। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है प्लीज। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.